नमस्कार फ्रेंड्स, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस विषय में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि ऑटोनोमस बॉडीज भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएंगी और जहां तक सर्विसेज देने का प्रश्न है, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडीज हो, प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार की कोई संस्था हो, सबको सर्विसेज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस के सामने जवाबदेह होना होगा। तो हम ये चर्चा कर चुके हैं पहले भी बहुत सारे केसेस में कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी ऑटोनमस बॉडी होने के बावजूद भी यदि सेवा में कमी होती है तो वो कंज्यूमर के प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु आज हम जिस केस को उठा रहे हैं उसमें दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक ऑर्डर किया है जिसमें ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस बेनिफिट्स को लेकर चर्चा की गई है और इनके विरुद्ध कंज्यूमर के डाले गए केस को डिसमिस किया है। पर इसमें फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं जिसको आपको समझना होगा कि इसका अर्थ ये नहीं है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कमीशन या ईएसआई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि से बाहर है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे फैक्ट्स को देखते हैं। ये केस है जयप्रकाश मलिक वर्सेस बाबा चौरंगी नाथ प्राइवेट लिमिटेड और इसका ऑर्डर हुआ है 5 जनवरी 2026 को। तो इसमें फैक्ट्स ये हैं कि कंप्लेनेंट बाबा चौरंगी नाथ प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय है और 7,410 रुपये उसकी सैलरी है। उसका एलिगेशन ये है कि उसके एम्प्लॉयर ने अपना स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में और ईएसआई में स्कीम्स के अंडर नहीं डाला और उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिला। जयप्रकाश मलिक ने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की डेफिशिएंसी इन सर्विसेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ओपी नंबर 1 बनाया ईपीएफओ और ओपी नंबर 2 बनाया ईएसआई। ये दो अपोजिट पार्टीज थी जिनके अगेंस्ट जयप्रकाश मलिक ने अपना केस दायर किया। कंप्लेनेंट का ये कहना था कि ये हमारे एम्प्लॉय के साथ मिल गए और मिलकर उन्होंने ये घपला किया है और मुझे बेनिफिट से डिप्राइव किया है। कंप्लेनेंट ने ये भी कहा गवर्नमेंट की जो ईपीएम स्कीम है उसमें एंटाइटल्ड है और ओपीज अपोजिट पार्टीज उसे डिप्राइव कर रही हैं, इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस बनता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया ये कहकर कि ये मैटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में है। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स की जो भी व्यवस्था होगी उसमें कंप्लेनेंट कंज्यूमर कोर्ट के सामने नहीं आ सकता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर की डेफिनेशन को बताते हुए भी ये कहा, यहाँ थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट के मैटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं आते। सर्विसेज हायर करने के मैटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आते हैं। तो इसी बात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। इस डिसमिसल के अगेंस्ट कंज्यूमर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन में गया और अपनी वही बात दोहराई। अपोजिट पार्टीज ने यहाँ पर भी वही प्रश्न उठाया कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की बात है। यदि एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो ये डिस्प्यूट एम्प्लॉयर के साथ होगा। हमारे पास यदि कंट्रीब्यूशन आता और हम उसको रोकते तब हमारे विरुद्ध कोई चर्चा हो सकती थी, किंतु यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। यहाँ भी यही माना गया कि सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइंड कंज्यूमर की डेफिनेशन में ये केस नहीं आता है और कंप्लेनेंट कंज्यूमर नहीं बनता है। इस बात को फिर से कहा गया कि
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के मैटर नहीं आएंगे। हायरिंग पर्टिकुलर सर्विस के मामले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आएंगे। स्टेट कमीशन ने तथ्यों की तह में जाकर ये माना कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कंप्लेनेंट बाबा चौरंगी नाथ प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय है और उनके बीच में डिस्प्यूट है। एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, कंप्लेनेंट उसमें एंटाइटल्ड है या नहीं, इस मैरिट में हम नहीं जा सकते क्योंकि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मैटर है, इसलिए इसको तो नहीं देखा जा सकता। क्योंकि पहले भी प्रेसिडेंट्स हैं, नेशनल कमीशन ने कॉशन किया है कि जहाँ पर एडजुडिकेशन का मैटर होता है, पहले कमीशन को इस बात को तय कर लेना है कि उनका जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता। इस मामले में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस मधुकर विठल काले एंड अदर्स 2010 का एक मैटर था, जिसमें नेशनल कमीशन ने कॉशियस किया था कमीशंस को कि जुरिडिक्शन के मैटर में सीरियसली बात को देखा जाए, क्योंकि यदि जुरिडिक्शन नहीं है और केस को डिसाइड कर दिया जाता है तो वो सारा डिसीजन कंज्यूमर का अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है। डिसाइडेड मैटर इज नो डिसीजन की स्थिति में आ जाता है। इस मैटर में स्टेट कमीशन ने इस बात को भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है और जुरिडिक्शन का जो एरर बताया है उसके ऊपर यहाँ पर भी आकर कंप्लेनेंट ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया या कोई आर्गुमेंट नहीं दिया कि कैसे जुरिडिक्शन बन सकता है कंज्यूमर कमीशन का। यहाँ भी वो बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने मैटर को डिसमिस किया और ये लिबर्टी दी कि कंप्लेनेंट चाहे तो एप्रोप्रिएट फोरम पर, एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने ग्रीवांस को रिड्रेस करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होल्ड क्या किया गया? होल्ड ये किया गया कि आप पार्टी किसको बना रहे हैं, क्या उसकी डेफिशिएंसी है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। सिर्फ ये कह देने से कि प्रोविडेंट फंड कमीशन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में आता है और सेवा में कमी होने पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये तो सही है, किंतु क्या सेवा में कमी प्रोविडेंट फंड कमीशन की थी या उनके एम्प्लॉयर की थी? अगर एम्प्लॉयर की थी तो उसके लिए डिफरेंट मापदंड होंगे और उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जुरिडिक्शन नहीं बनती। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।